नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। भारत की बात सुनाता हूँ। अमृत महोत्सव देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस अमृत महोत्सव पर हम सब प्रतिज्ञा लें कि अगले 25 वर्षों में यानी 2047 में हम सब जब स्वर्णिम भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विश्वगुरु होगा, तब इस यज्ञ में मेरी भी आहुति अवश्य होगी। यह प्रतिज्ञा हर हिंदू, हर भारतवासी यह प्रण ले लिया तो दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत हमें विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। हर बाधा हट जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में, जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में, जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। मित्रों, भारत की बात सुनाता हूं कि इस चैनल पर आज 14 अगस्त 2022 रविवार को दोस्तों आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या वास्तव में जिसे हम आज़ादी कहते हैं
वो आज़ादी पूर्ण है या आज़ादी अभी अधूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में आज़ादी अधूरी है। मैं सबसे पहले बात करूंगा अपने देश भारत की शिक्षा पद्धति की, जहां आज भी हम मैकाले शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हमें वामपंथियों द्वारा बनाया इतिहास पढ़ाया जा रहा है और ये जानकर आप हैरान होंगे कि हमारे देश में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं और इन स्कूल्स में आप सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज में कॉन्वेंट स्कूल का प्रचलन क्यों शुरू किया गया? चलिए मैं बताता हूं। उन बच्चों के लिए जो अनाथ थे और बेसहारा थे, जी, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। क्या सोच रहे हैं? सोच लीजिए, क्या अभी भी आप कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? शिक्षा पद्धति में भारतीय गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पर भारत में कॉन्वेंट स्कूल्स और मदरसों की बाढ़ आ गई। देखते हैं ये वीडियो। 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मंदिर, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आता है जो सरकार ले रही है। आप कल्पना करिए, इन 4 लाख मंदिरों में हर मंदिर के साथ अगर एक गुरुकुल खोल दिया जाए, एक वैदिक स्कूल खोल दिया जाए, एक वहां पे आयुर्वेद का जो है हॉस्पिटल खोल दिया जाए, एक वहां पे गौशाला खोल दिया जाए, एक पाठशाला हो, एक गौशाला हो, एक यज्ञशाला हो, एक आयुर्वेदशाला हो, और जितना वहां चढ़ावा आता है उसी से उसका निर्माण हो, जितना उस मंदिर में चढ़ावा आता है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो कितना अच्छा होगा। मस्जिद में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, चर्च में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मंदिर और मठ में जो पैसा आ रहा है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। साथियों, ये आर्टिकल 26 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 26 ये नहीं कहता, आर्टिकल 26 सबको समान अधिकार देता है अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने और उनको बढ़ाने, उनको फैलाने। लेकिन हिंदू फैलाए कहां से? कहां से वो खोले गुरुकुल? उस मंदिर का पुजारी, सारा चढ़ावा सरकार ले लेती है। बात करते हैं न्याय प्रणाली की। भाई और बहनों, हम आज भी अंग्रेजों द्वारा दी गई न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को भोग रहे हैं। ऐसे कानून की गिनती लगभग 100 से ज़्यादा है जो हटा देने चाहिए, जो बदलने की ज़रूरत है। और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आइए देखते हैं उनका वीडियो। कि भाई एक अटैची में जब आप 100 रुपए की नोट रखोगे तो 1 करोड़ आएगा, उसी अटैची में आप 2000 की नोट रख दोगे तो 20 करोड़ हो गया। तो करेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे भ्रष्टाचार बढ़ता है। करेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, हवाला ऐसे से बढ़ता चला जाता है। करेंसी जितना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, साइज, करेंसी की साइज बड़ी हो जाएगी, आपकी ब्लैक मनी ज्यादा जनरेट हो जाएगी। और बड़ी बात यह कि मैं कंपेयर करता हूं, अगर आप अपने भारत के कानूनों को कंपेयर करिए, ये हम भारत के कानून जला क्यों रहे समझिए आप। अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया, भारत की करेंसी के हिसाब से 3 करोड़ का घोटाला हुआ। 3 करोड़ महात्मा गांधी की परपोती से वसूल लिया गया और 7 साल की उसको सजा हुई है। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया और किसी से 3 करोड़, न तो किसी से 3 करोड़ वसूला गया और न किसी को 7 साल की सजा हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। एक यहां पे सांसद कहता है, एक यहां पे नेता कहता है
कि 15 मिनट के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दूंगा भारत से, 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, उसको जेल में हो। अगर ये कानून घटिया नहीं होता, कानून अच्छे होते तो जेल में होता। वो विधानसभा में बैठ के कानून बना रहा है। क्योंकि जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीज़ों का भी आपने जैसे कहा कि भाई FIR दर्ज नहीं हुई या घोटाला हो गया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है, तो ये सारे जो बिंदु, मुझे ऐसा लगता है, आप स्वतंत्र हैं इसको काउंटर करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बिंदु जो है वो क्रियान्वयन से संबंधित है। आप कानून कैसा भी बना लें, यदि उसका क्रियान्वयन उचित नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा कानून भी बेकार हो जाएगा। मुझे याद आता है डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंतिम दिन था, अंतिम बैठक थी 26 नवंबर 1949 को, उस दिन जो उनका भाषण हुआ था उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स then it will prove not that this constitution was bad, but that man is vile. If the man is vile, then no amount of great law is going to help. नहीं तो संजय जी, मैं आपको मेरा एक आपसे ये निवेदन है कि इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि दोनों में भेद करने की आवश्यकता है। नहीं, आप इंडियन पिनल कोड उठा के देख लीजिए, आज भी झूठा एफिडेविट देने पे 500 रुपए की सजा है इलेक्शन में। जरा आप ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन देख लीजिए, उसमें उठा के 500 रुपए, 6 महीने की सजा, या 500 रुपए या बोथ। मतलब अगर ढंग का अच्छा वकील खड़ा हो गया तो 500 रुपए की सजा देकर आप झूठा एफिडेविट फाइल करिए और 500 रुपए देकर छूट जाइए। बड़ी सीधी सी बात है। हम तो नॉन कॉलोनियल लॉ आ गया ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो तो नॉन कॉलोनियल लॉ है। वो नॉन कॉलोनियल लॉ नहीं, इंडियन पिनल कोड में नहीं संजय जी, आप इंडियन पिनल कोड को देखिए, मैं इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूं। इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर है, आप तो मैक्सिम हैं, जनरलिया स्पेशलाइज नॉन डेरोगेंट, ये तो मैक्सिम है, वेयर देयर इज अ स्पेशल लॉ द जनरल लॉ विल नॉट अप्लाई। तो जब आपके पास स्पेशल इलेक्शन लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें ये पीनल प्रोविजंस भी हैं, तो आईपीएल तो वैसे भी नॉन डेरिवेंट हो गया ना। ठीक है, मैं बताता हूं। बड़ी सीधी सी बात है। अभी हम अगर अपने अपराधों की तुलना कर लें, भारत में बेनामी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, और अमेरिका में आप जरा गूगल करके देखिए 300 साल की सजा हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, 300 साल की सजा। आप यहां करप्शन के केस में आज तक आप बताइए किसी को 7 साल से ज्यादा सजा हुई हो? लालू यादव को हुई है, वो भी चूंकि वो मुझे लगता है जज बड़े अच्छे रहे होंगे, उन्होंने कंसेक्टिव कर दिया तब जाके हुई है 7 साल से ज्यादा, नहीं तो किसी को होती नहीं। इस देश में जितना अंग्रेजों ने लूटा था 200 साल में, उतना तो 50 साल में हमारे सफेद पोस्ट लोगों ने लूट लिया। किसी को सजा हुई? आज तक आजादी के 70 साल के बाद किसी को 100% किसी को या किसी की प्रॉपर्टी सीज कर जितना लूटा था उसका 50% भी किसी से वसूल हुआ? यहां पे यादव सिंह 12,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है, सन 2010 से केस चल रहा है, 2021 आ गया, अभी वो बेल पे है। कब उसकी सजा होगी? कब उसकी सजा होगी? आप जरा सोचिए। सुखराम का मुकदमा चलते चलते सुखराम चले गए, नरसिम्हा राव का मुकदमा खत्म नहीं हुआ, नरसिम्हा राव चले गए, सुखराम का मुकदमा खत्म नहीं हुआ, सुखराम चले गए, वो यूरिया घोटाला करने वाले, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, यूरिया घोटाला करने वाले चले गए। और अगर ये कानून घटिया नहीं है तो राहुल गांधी बेल पे क्यों है? अगर ये कानून घटिया नहीं है तो सोनिया गांधी का मुकदमा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर ये कानून घटिया नहीं है तो वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? अगर ये कानून घटिया नहीं है तो गमले में गोभी उगाने वाले बाहर कैसे घूम रहे? अगर ये कानून घटिया नहीं है तो महाराष्ट्र के एक नेता जिन्होंने 400 करोड़ रुपए का बैगन पैदा कर दिया था 2 एकड़ जमीन में, वो बाहर कैसे घूम रहे? अगर ये कानून घटिया नहीं है तो वोहरा रिपोर्ट, जिन लोगों का वोहरा कमेटी में नाम था, वो कैसे बाहर घूम रहे? अगर ये कानून घटिया नहीं है, इटावा के एक नेता है जिन्होंने पता नहीं 2 बीघे जमीन में 12 करोड़ की आलू पैदा कर दिया था, वो बाहर कैसे है? तो ये स्वाभाविक सी बात है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप फ्रांस से राफेल खरीद सकते हो तो फ्रांस के अच्छे कानून को क्यों नहीं ले सकते फ्री में? हजारों करोड़ रुपए दे के हम राफेल ले सकते हैं, तो मुफ्त में अच्छे कानून फ्रांस का क्यों नहीं ले सकते? हजारों करोड़ रुपए दे के हम
रसिया से सुखोई ले सकते हैं, तो मुफ्त में उसके अच्छे कानून क्यों नहीं ले सकते? हजारों करोड़ रुपए दे के अमेरिका से हम मतलब सुई से लेके पहाड़ तक खरीदते रहते हैं अमेरिका से, क्यों नहीं हम उसके अच्छे सिस्टम को, अच्छे अच्छे कानून को, अच्छे सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते? हजारों करोड़ रुपए हम सिंगापुर को देते हैं सामान खरीदने के लिए, टाई तक खरीदते हैं सिंगापुर से, हम यहां कुछ क्यों नहीं ले लेते? हम क्यों अंग्रेजी कानूनों को ढो रहे? क्या अगर नेताजी सुभाष चंद्र होते या वीर सावरकर साहब होते तो ये कानून आज चल रहे होते? क्यों? दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सी बातें जिनको देखकर हमें लगता है कि आज़ादी अभी अधूरी है। ज़्यादा नहीं, पर कुछ उदाहरण और देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स। मित्रों, क्या आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन सी कंट्री हिस्सा लेती हैं? शायद पता होगा, चलिए फिर भी बता देता हूं। तो जनाब, कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्री हिस्सा लेती हैं जो ब्रिटिश राज के गुलाम रहे, यानी हर बार आपको गुलामी की याद दिलाई जाती है। कुछ सोने चांदी के सिक्के देकर हम खुश हो जाते हैं और हम शान से अपना तिरंगा लहराकर लौट आते हैं और लगता है कि हमारे देश ने खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन गुलामी का तमगा हमारे साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो मेडल हमें गुलामी की याद दिलाता है। हम सब जानते हैं देश की आज़ादी के नाम पर गांधी ने कब कब और कहां पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अनशन किया, धरना दिया। यानी देश में धरना और अनशन की शुरुआत गांधी ने की, जब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पर आज स्थिति आज भी वही है। आज सरकार हमारी है, पर हम आज भी अपने देश में अपनी बात मनवाने के लिए अपनी ही सरकार के आगे धरना या अनशन कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में आज़ादी अभी अधूरी है। आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। आज़ादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव पर आप सब देशवासियों को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे चैनल पर चल रही एक नई श्रृंखला जिसका नाम है युद्ध महाभीषण होगा, पर आपके विचार, सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। भारत की बात सुनाता हूँ।